कंपटीशन एग्जाम में भी हेल्प देंगे और अपनी बुक के न्यूमेरिकल्स हल करने में भी आपकी ये मदद करेंगे। देखिए इन जो सामान्य फॉर्मूले अपन ने जो पढ़े हैं टक्कर के बाद के, उन सामान्य सूत्रों में अब अपन बात कर रहे हैं नंबर 2 पर गतिज ऊर्जा में हानि की। नंबर 2, गतिज ऊर्जा में हानि। काइनेटिक एनर्जी जो है, गतिज ऊर्जा जो है, उसमें क्या हानि होती है उसका एक सामान्य फॉर्मूला पहले अपन वो लिख लें। किसके लिए लिखेंगे? E is less than 1 is greater than 0 के लिए पहले अपन इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे गतिज ऊर्जा में हानि का। फिर इस फॉर्मूले से अपन केस बनाएंगे, अलग अलग स्थितियां लेंगे। मतलब तो देखो भाई, गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, फिर लेंगे ब्रैकेट में u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। फिर देखो यहां पर e के फॉर्मेट में अपन ले रहे हैं, यानी ये आएगा 1 माइनस e का स्क्वायर। ये एक ऑथेंटिक एंड फाइनल फॉर्मूला है जिससे अपन सभी फॉर्मूलों को निकाल सकते हैं। जैसे टक्कर के बाद के वेग का जो अपन ने एक मास्टर फॉर्मूला लिखा था v1 v2 का, जिससे कि अपन ने प्रत्यास्थ टक्कर और अप्रत्यास्थ टक्कर दोनों के लिए ज्ञात कर लिया था, उसी प्रकार से अपन एक गतिज ऊर्जा में हानि का भी एक कॉमन मास्टर फॉर्मूला वो ये है u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। अब देखो भाई, अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर है तो e का मान क्या हो जाएगा? 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और अगर पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है तो e का मान 1 का स्क्वायर 1, तो 0। तो डेल्टा के इज इक्वल टू 0, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा की हानि नहीं होती। यानी कि बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अगर ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, इन्हीं से अपन आगे की फिर अपन बातें करते हैं। तो अपन एक एक पॉइंट के लिए निकाल के देख लें। नंबर 1 मैं बात कर लेता हूं पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए। देखो भाई, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए E इज इक्वल टू क्या होता है? 1। E इज इक्वल टू 1, तो देखिए डेल्टा K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो ये भी 1 माइनस 1 0 को इससे पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। यानी कि गतिज ऊर्जा में हानि क्या होगी? 0। ये कह सकते हैं नहीं होगी। यानी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा में हानि क्या है? नगण्य, शून्य, 0 है ही नहीं, या मिनिमम कह दो आप इसे। फिर अगर बात करें अपन पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए E की वैल्यू क्या होती है? वहां 0। तो देखो वहां डेल्टा के इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। तो यहां अब जो फॉर्मूला आएगा हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ये गतिज ऊर्जा में हानि का फॉर्मूला आएगा पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए, और ये हानि होगी मैक्सिमम। ये लो, तो अपन ने दो फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं, टक्कर के बाद के वेग का और टक्कर में ऊर्जा हानि का। नंबर 3 एक और ले लेते हैं अपन। तीसरा अपन ले लेते हैं गतिज ऊर्जा में कमी का अंश। भाई गतिज ऊर्जा में कितनी कमी हुई है, उसका कितना अंश है। तो देखो मैं यूं कह सकता हूं गतिज ऊर्जा में कमी का अंश, इसको अपन यूं कह सकते हैं फ्रिक्शन कह दो। यानी कि गतिज ऊर्जा में हानि
बटे में इनिशियल यानी कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होता है, इस गतिज ऊर्जा में कमी का अंश बोलते हैं इसे। किसको क्या कहा मैंने? गतिज ऊर्जा में हानि और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात। और जब इसको सोल्व करते हैं तो एक सामान्य टक्कर के लिए ये फॉर्मूला आता है m2 1 माइनस ई का स्क्वायर अपॉन में m1 प्लस m2। ये एक सामान्य फॉर्मूला आता है। ये किसके लिए आता है? 4 ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से कम और 0 से अधिक, यानी सामान्य टक्कर के लिए। अगर मैं इसे बात करूं पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? सॉरी, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए? 1, यानी कि ये 0 हो गया। और अगर पूर्ण अप्रत्यास्थ की बात करूं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो m2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्मूले थे जिनकी अपन ने यहां क्या कर ली है? बातें कर ली है। ये आपको फॉर्मूले याद रहने चाहिए। आप इसे एक बार ऐसे कैसे नोट कर लें। अब अपन पढ़ेंगे सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, यानी कि एक एक टक्कर को अब अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने एक सामान्य फॉर्मूले इनके जो लिख दिए हैं आपके लिए, जो कि आपको याद रहना क्या है? आवश्यक है। एक बार आप इन्हें नोट कीजिए। अब टॉपिक अपन शुरू करते हैं। ये सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। अब अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर। देखो, सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके अलग अलग पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे अपन। नंबर 1, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टक्कर के बाद वेग। टक्कर के पश्चात वेग, इसका क्या करना है? आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो देखिएगा, मैंने क्या मान लिया कि माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड है, जो u1 और u2 वेग से क्या है? एक सरल रेखा के अनुदिश क्या है? गतिमान है। u1 इज ग्रेटर देन क्या है? u2 है। इनमें सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है, यानी सीधी प्रत्यास्थ टक्कर होती है। टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। तो देखिएगा, माना कि m1 वेग m2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी सरल, माना कि m1 m2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी सरल रेखा के अनुदेश क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है। वेग से गतिमान है। u1 इज ग्रेटर देन क्या है? u2 है। भाई u1 का मान u2 से अधिक होगा तभी तो u1 उसके क्या करेगा? टक्कर मारेगा। तो क्या लिखा मैंने? माना कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड किसी सरल रेखा के अनुदिश क्रमशः u1 व u2 वेग से गतिमान है। टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। तो टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रमशः v1 व v2 हो जाते हैं। तो
तो अपन ले लेंगे रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से देखिए क्या होगा, टक्कर से पूर्व का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग, ये कह सकते हैं टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर होगा टक्कर से पूर्व के कुल संवेग के, यानी उस निकाय का। ध्यान रखना, प्रत्येक पिंड या कण का तो संवेग चेंज हो रहा है, लेकिन निकाय का क्या है, नियत है। तो अपन क्या कहेंगे, टक्कर के अवसर इनके वेग क्रम से v1 और v2 हो जाते हैं तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। देखो पहले ये मैंने मान लिया कि m1 द्रव्यमान का पिंड है जो कि u1 वेग से इस दिशा में गतिमान है, u1 वेक्टर हो गया। ये m2 द्रव्यमान का पिंड है, u2 वेग से इस दिशा में गतिमान है, u1 इज ग्रेटर देन क्या है भाई, u2 है। u1 इज ग्रेटर देन क्या है, u2 है। ये तो स्थिति है टक्कर से पूर्व। फिर बात करें अपन टक्कर के बाद। टक्कर के बाद इस m1 द्रव्यमान वाले पिंड का वेग हो जाता है v1 वेक्टर और m2 द्रव्यमान वाले पिंड का वेग हो जाता है v2 वेक्टर। और ध्यान रहे यहाँ पर v2 इज ग्रेटर देन क्या है, v1, जबकि यहाँ u1 इज ग्रेटर देन u2 था। तो ये आगे ही स्थिति टक्कर के पश्चात, ये थी टक्कर से पूर्व। तो देखिए मैंने क्या लिखा, रेखीय संवेग संरक्षण के रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या लिखा जाएगा, टक्कर के पश्चात का कुल संवेग इज इक्वल टू टक्कर से पूर्व का कुल संवेग। टक्कर के पश्चात का कुल संवेग इज इक्वल टू टक्कर से पूर्व का कुल संवेग। अब देखिएगा भाई, टक्कर के पश्चात इस पिंड का संवेग क्या बनेगा, m1 v1 और इसका क्या बनेगा, m2 v2, क्योंकि संवेग होता क्या है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, यानी कि m इंटू v। अब देखिएगा इज इक्वल टू टक्कर से पूर्व कुल संवेग क्या है इस पिंड का, m1 u1 m2 u2। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कि मेरे पास समीकरण आ गए। अब मैं काम में लूंगा न्यूटन का टक्कर का नियम। देखिए न्यूटन के टक्कर के नियम से ध्यान रहे, डेरिवेशन को कैसे याद रखेंगे, बड़ी डेरिवेशन है तो आप क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे, न्यूटन का टक्कर का नियम लगाएंगे। न्यूटन के टक्कर के नियम के लिए जब आपको v1 ज्ञात करना हो तो टक्कर के नियम को आप m2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ देंगे। और जब आपको v1 ज्ञात करना हो तब तो आप क्या करेंगे, m2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 में उसे जोड़ देंगे। और जब आपको v2 ज्ञात करना हो तो इसे m1 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटा देंगे। इतनी सी स्टेप आपको ध्यान रखनी है। क्या बताया मैंने, संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, न्यूटन का टक्कर का नियम लगाना है। न्यूटन के जब आपको v1 ज्ञात करना हो तो न्यूटन के टक्कर के नियम को आप m2 से गुणा कर दीजिए। ये तो मैंने बताया कि इसको m2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ दीजिए। और जब आपको v2 ज्ञात करना हो तो m1 से गुणा करके समीकरण 1 में से घटा दीजिए। बस ये स्टेप रखनी है, आपके टक्कर के बाद के वेग के जो है फॉर्मूले वो अपन को ज्ञात हो जाएंगे। तो देखिए न्यूटन के टक्कर के नियम से अपन ने फॉर्मूला अपन अच्छे से जानते हैं कि ये इक्वेशन थी v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, देखो भैया मैं क्या पढ़ रहा हूं, सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर, सम्मुख मतलब सरल रेखा वाली, और सम्मुख पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान क्या रखूंगा मैं इसमें 1, यानी मैं इसे ई के रूप में भी निकाल सकता था इस फॉर्मूले को, जो अपन ने एक जनरल फॉर्मूला जो लिखा था शुरू में, एक सामान्य सूत्र लिखे थे
वहां सामान्य सूत्र वाला फॉर्मूला आ जाता है, लेकिन अपनी बुक में जिसको निकाल रखा है अपन उसी की बात करेंगे। वहां निकाल रखा है पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, तो अपन पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर की बात कर रहे हैं। तो देखो न्यूटन के टक्कर के नियम से पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए, तो देखो भाई इसीलिए अपन ने इस नियम को पहले ही पढ़ लिया। तो देखो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू क्या होगा, u2 माइनस u1, इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी मेरे पास 2। तो ये समीकरण आपको ध्यान रखनी है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस u1, या v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2, दोनों का मतलब एक ही। अब आपको वही स्टेप्स फॉलो करनी है जो मैंने आपको अभी बताई। क्या करनी है, समीकरण नंबर जो 2 आ गई है इसे किससे गुणा करेंगे अपन, m2 से। फिर जो गुणा करने पर आएगा उसे समीकरण 1 के अंदर क्या करेंगे अपन, जोड़ देंगे, और इससे क्या ज्ञात हो जाएगा आपको, v1। तो देखो अपन टक्कर के बाद वेग की क्या कर रहे हैं, इसमें गणना कर रहे हैं। आप इसे इतना नोट कीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन छोड़ देते हैं क्योंकि इन्हीं की अपन को आवश्यकता पड़ेगी। देखिए एक एक स्टेप अपन बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 2 को m2 से गुणा करने पर m2 से गुणा करने पर, अगर समीकरण 2 को m2 से अगर मैं गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा m2v2 सॉरी m2v1 m2v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m2u2 माइनस m2u1, और ये बन गई है समीकरण नंबर 3। इस समीकरण 3 को समीकरण 1 में आप जोड़ दीजिए। समीकरण 1 वे समीकरण 3 को समीकरण 1 वे समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो देखो समीकरण नंबर 1 ये है मेरे पास, क्या है, m1v1 प्लस m2v2, इसके अंदर इसको प्लस कीजिए m2v1 माइनस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, इसके अंदर प्लस कर रहा हूं मैं m2u2 माइनस m2u1, ये लो। अब जो कैंसिल हो रहा है पहले आप उसे कैंसिल कीजिए। देखिए सबसे पहले आप लोगों को तो m1v1 आ रहा है और v1 एक ये आ गया, तो इसमें से तो v1 कॉमन आ जाएगा। यहां गौर कीजिए m2v2 ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ v1 कॉमन आ गया है और इक्वेशन बन गई है m1 प्लस m2। जरा अब इधर गौर कीजिए, m1u1 m2u2 m2u2 ये तो डबल हो गया भाई, ये और ये, तो इसे क्या लिख देंगे अपन 2 m2u2। अब जरा इसमें से देखें आप, क्या कॉमन आ रहा है, u1 आ रहा है। u1 को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये रह जाएगा m1 माइनस m2 इंटू u1, यानी टक्कर के बाद पहले पिंड के वेग का फॉर्मूला आ गया है v1 इज इक्वल टू m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1। याद कीजिए यही इक्वेशन अपने पास पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए आई थी, जब सामान्य जो फॉर्मूला था उससे।
यानी वही फॉर्मूले जो अपन ने पढ़े हैं पूर्ण प्रत्याश और पूर्ण अप्रत्याश के लिए, उन्हीं फॉर्मूलों को अब अपन को इसमें क्या करना है, डिराइव्ड करना है। तो देखिए ये इक्वेशन नंबर मेरे पास आ गई है 1 2 3 एंड ये हो गई है इक्वेशन नंबर 4। तो टक्कर के बाद वेग का जो फॉर्मूला आया है मेरे पास वो आया है v1 इज इक्वल टू 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1। अब क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 3 थी, अब की बार अब इसे आप समीकरण 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। पिछली बार तो आपने क्या किया, इसे समीकरण नंबर 1 में जोड़ा था, अब इसे अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देखिएगा आगे, ये तो टक्कर के बाद का वेग v1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 3 से पहले आप देखें समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, पिछली बार किससे गुणा किया था आपने, m2 से, अब की बार किससे गुणा करेंगे आप इसे, m1 से। m1 से देखो समीकरण 2 को m1 से गुणा करने पर, अगर m1 से अपन समीकरण 2 को गुणा करते हैं तो देखिए समीकरण क्या बनेगी, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u2 माइनस m1 u1, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को आप घटा दीजिए समीकरण नंबर 1 से। तो देखो समीकरण 5 को समीकरण 1 में से घटाने पर, अगर समीकरण 1 में से अपन इसे घटाते हैं तो देखिएगा समीकरण क्या और कैसी बनेगी। समीकरण 5 को समीकरण 1 में से घटा रहे हैं, देखो m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1, एक स्टेप बढ़ा दी मैंने डायरेक्ट हल करने के बजाय, m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u2 माइनस m1 u1। ये लो, अब इसे आप सोल्व कीजिएगा इसकी मैथमेटिक्स को, m1 v1 प्लस m2 v2, बाहर माइनस का साइन है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे अंदर के, m1 v1 प्लस तो हो गया माइनस का, माइनस किसका बन जाएगा, प्लस का, यानी कि m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, बाहर माइनस का है तो m1 u2 माइनस माइनस प्लस m1 u1। अब देखिएगा यहां आप अब देखेंगे m1 v1 m1 v1, ये तो इससे कैंसिल हो गया, m2 v2 m2 v2, तो ये लो v2 को आपने कॉमन ले लिया है, तो यहां आपने अगर v2 को अगर कॉमन लिया है, देखिए आपका स्टेप क्या आ गई है भाई, m1 v1 m1 v1 m2 v2, यानी कि यहाँ स्टेप को आप देखिएगा वापस से गौर से, यहाँ इसकी स्टेप को अपन फिर से देखते हैं। देखें यहाँ अगर अपन फिर से देखें समीकरण 5 को समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 5 ये है m1 v1 माइनस m2 v2, यहाँ देखो ये मिस्टेक है, अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया है, पूरी इक्वेशन को m1 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ m1 ही तो आएगा। देखो समीकरण 2 को m1 से गुणा करने पर, तो m1 v1 माइनस m1 v2 इज इक्वल टू m1 u2 माइनस m1 u1। अब देखिए इस समीकरण 5 को समीकरण 1 में से घटा रहे हैं, तो समीकरण 1 में से कैसे घटाएंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m1 v1 माइनस m1, ये लो m1 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m1 u2 माइनस m1 u1, ये लो। अब आप इसे सोल्व कीजिएगा,
उसी तरीके से m1v1 प्लस m2v2 माइनस, बाहर माइनस का साइन है तो इस चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो m1v1 ये माइनस का हो गया, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का m1v2। इसी तरह से यहां देखिएगा m1u1 m2u2, बाहर माइनस का साइन तो साइन चेंज कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा m1u2 और ये हो जाएगा प्लस का m1u1। अब देखें इसके अंदर आगे कौन कौन कैंसिल हो रहा है, m1v1 m1v1, ये लो m1v1 कैंसिल हो गया, m2v2 m1v2, तो यहां देखिएगा v2 को कॉमन ले लीजिएगा, तो v2 कॉमन लेते हैं मैं क्या लिख सकता हूं इसे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, यहां देखें अब आप m1u1 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 m1u1, तो ये हो गया है 2m1u1। इसमें देखो आप m2u2, ये u2 कॉमन आ गया भाई, तो यहां मैं प्लस करके u2 को अगर कॉमन लेता हूं इसमें से तो ये मेरे पास स्टेट क्या रह जाएगी m2 माइनस m1 इंटू ये u2। मुझे क्या फाइंड आउट करना है v2, तो देखिएगा भाई v2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर अपोन में ले आइए, यानी कि इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। v2 इज इक्वल टू क्या इक्वेशन हो गई मेरे पास 2m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2, 2m1u1 v2 इज इक्वल टू 2m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1u2 अपॉन में भी m1 अपॉन में m2 प्लस m2 माइनस m1 m1 प्लस m2 इंटू u2। ये आ गई है इक्वेशन नंबर कितनी आ चुकी थी अपने पास, देखो इक्वेशन नंबर 5 आ गई थी, 5 के बाद ये इक्वेशन नंबर आ गई मेरे पास 6। ये मेरे पास टक्कर के बाद वेग के फॉर्मूले आ गए हैं, यानी इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 6। तो मैं क्या कह सकता हूं, समीकरण 4 वे समीकरण 6, समीकरण 4 वे समीकरण 6 सीधी या सम्मुख भी कह सकते हैं, सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ, सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के बाद समीकरण 4 और समीकरण से सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर के लिए टक्कर के बाद के व्यंजक हैं। ये लो, ये अपने पास फॉर्मूले आ गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे, अपन वैसे इनको डिस्कस कर चुके थे पहले, इस जो जनरल फॉर्मूले पढ़े थे वहां अपन ने इनको डिस्कस कर लिया था, यहाँ अपन ने इनको डिराइव भी कर लिया है, यहाँ टक्कर के बाद वेग का जो व्यंजक था वो अपन ने प्राप्त कर लिया है। अब अपन बात करेंगे इनकी विशेष स्थिति यानी स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस ये आता है कि अगर दोनों ही पिंडों के द्रव्यमान क्या हो, समान हो। अगर दोनों पिंडों के द्रव्यमान समान है तो टक्कर के बाद इनके वेगों का क्या होगा, पहला। दूसरा केस ये हो सकता है कि जिस लक्ष्य से पिंड जाके टकरा रहा है उस लक्ष्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो और प्रक्षेप का द्रव्यमान कम हो। तीसरा ये हो सकता है कि प्रक्षेप का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो और लक्ष्य का द्रव्यमान क्या हो, कम हो। इन पॉइंट को और अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर। देखिए अपन टक्कर के बाद के जो वेग थे वो अपन ज्ञात कर चुके थे कि v1 की वैल्यू क्या थी और v2 की वैल्यू क्या थी, इन फॉर्मूलों को। अब इन पर आधारित कुछ विशेष स्थितियों की अपन चर्चाएं करते हैं, यानी कि स्पेशल केसेस की विशेष स्थितियां क्या क्या हैं वो देखिएगा आप।
विशेष स्थितियां, स्पेशल केसेस। विशेष स्थितियों में नंबर 1, पहली विशेष स्थिति ले रहे हैं यदि पिंडों के द्रव्यमान क्या हो, समान हो। तो देखो नंबर 1, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हो, अर्थात m1 = m2 हो, तो यानी m1 और m2 के मान क्या हो, बराबर हो। तो ऐसी स्थिति में v1 और v2 के मान क्या होंगे वो अपन को इसमें जांचने हैं। तो देखिएगा कैसे। v1 = ये फॉर्मूला आपके पास आया था, v1 = 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस v1 = 2m2u2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u1। तो इस फॉर्मूले से अगर आप देखें कि v1 कितना आएगा, तो देखिएगा m2 की वैल्यू भी मुझे m रखनी है, ये लो u2, ये भी m प्लस m, m माइनस m, m प्लस m और u1। तो देखिएगा v1 = क्या आता है मेरे पास, 2m अपॉन में u2, और 2m ये हो गया, तो यहां क्या रह गया मेरे पास u2, ये तो हो गया 0। तो v1 की वैल्यू मेरे पास आ गई है u2। अब इधर साइड में मैं देखता हूं, चलो इसे यहां से ले लेते हैं। एंड v2 = देखें तो देखिएगा v2 = क्या फॉर्मूला था, 2m1u1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू u2। अब की बार अपन इसकी वैल्यू देखें तो आप देखें क्या पाएंगे, v2 = 2mu1 m प्लस m, m माइनस m, m प्लस m, और ये है u2। इसके आगे की स्टेप्स को भाई मैं यहां लिख रहा हूं इस साइड में। तो आप देखिएगा v2 = ये वाला स्टेप तो 0 हो गया, और m प्लस m कितना हो गया, 2m। तो 2m से 2m कैंसिल, तो v2 = मेरे पास आ गया है मेरे पास आ गया है वैल्यू u1। तो अपन क्या देख रहे हैं कि टक्कर के बाद इनके वेग परस्पर बदल गए हैं, इंटरचेंज हो गए हैं। तो अपन कह सकते हैं अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद इनके वेग आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि परस्पर क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की, अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ, अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्करियों कह सकते हैं, पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर में टक्कर के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं, पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं, या ये कह सकते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज आपस में बदल जाते हैं। अगर वेग आपस में बदल जाते हैं
यानी ये कह सकते हैं उत्क्रमित हो जाते हैं, जो भी कह दो, अर्थात उत्क्रमित हो जाते हैं। यानी कि पहले पिंड का वेग दूसरे पिंड के वेग के बराबर हो जाएगा और दूसरे पिंड का वेग पहले पिंड के वेग के बराबर, यानी इंटरचेंज हो जाएंगे। जो टक्कर से पहले जो वेग था पहले पिंड का, वो टक्कर के बाद दूसरे पिंड का वेग हो जाएगा, और दूसरे पिंड का टक्कर से पहले जो वेग था वो टक्कर के बाद पहले पिंड का वेग हो जाएगा। तो यही मैंने कहा है, अतः समान द्रव्यमान के दो पिंडों की सीधी पूर्ण प्रत्याश टक्कर में टक्कर के बाद पिंडों के वेग आपस में बदल जाते हैं, अर्थात उत्क्रमित हो जाते हैं। इस टक्कर में गतिज ऊर्जा व संवेग का स्थानांतरण क्या होता है? अधिकतम होता है। इस टक्कर में गतिज ऊर्जा व संवेग का स्थानांतरण अधिकतम होता है। और देखो, इस स्थानांतरण अधिकतम होता है, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट, ये कह सकते हैं इस तथ्य का जो उपयोग है, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। न्यूट्रॉनों की टक्कर यानी कि मंदकों से कराकर, जैसे भारी पानी है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, इनसे कराकर के उनकी गति को क्या किया जाता है? मंद किया जाता है। तो आप कह सकते हैं इस तथ्य का उपयोग परमाणु भट्टी में, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में गतिशील तीव्रगामी, न्यूक्लियर रिएक्टरों में गतिशील तीव्रगामी न्यूट्रॉनों, इस तथ्य का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टरों में गतिशील तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने में, गतिशील तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने में किया जाता है। अब देखो, न्यूट्रॉनों को मंदित कब कर सकते हैं? जब उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले से हो, इसीलिए उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। इसके लिए नाभिक, जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है, उसको अपन उपयुक्त मानते हैं। इसीलिए भारी पानी का या ग्रेफाइट का इसमें क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो आप यूं कह सकते हैं न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए किया जाता है, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए उनकी टक्कर करने के लिए उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों, उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों, समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। इसके लिए हाइड्रोजन नाभिक क्या होता है? उपयुक्त होता है। इसके लिए तो देखिए, अपन ने क्या बताया इसमें कि समान द्रव्यमान के अगर पिंडों में टक्कर हो रही है तो उनके वेग टक्कर के बाद परस्पर क्या हो रहे हैं? इंटरचेंज हो रहे हैं। और इस तथ्य का उपयोग अपन न्यूक्लियर रिएक्टर में कर रहे हैं न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए। और इसमें मैंने बताया कि न्यूट्रॉनों को मंदित करने के लिए उनकी टक्कर समान द्रव्यमान वाले नाभिकों से कराई जाती है। इसके लिए हाइड्रोजन नाभिक उपयुक्त होता है। इसके लिए हाइड्रोजन नाभिक
उपयुक्त होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन ने पूरा कर लिया है। एक बार आप इसे नोट कर लें। यहाँ कंटिन्यूसली मैंने यहाँ जाकर के इसको कंप्लीट एंड किया है। अब अपन इसमें सेकंड केस की बात करेंगे। अगर इन पिंडों में से अगर एक पिंड का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसमें भी दो संभावना है, या तो प्रक्षेप का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो या फिर क्या हो, लक्ष्य का द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो। किसी भी एक का द्रव्यमान क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। तो उसमें क्या इंपैक्ट आते हैं, क्या उनमें प्रभाव आएंगे, वो अपन इसमें देखेंगे। तो देखो पहला केस अपन ने विशेष स्थितियों में क्या देखा, नंबर 1, यदि पिंडों के द्रव्यमान समान हो अर्थात m1 = m2 हो तो v1 = ये फॉर्मूला था, इससे v1 = u2 आ गया और v2 = ये आ गया। अब आप इसे सिंपल क्वेश्चन भी देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल तो अपन ने न्यूट्रॉन वाला ही ले लिया मंदक के रूप में। क्वेश्चन के रूप में देख लिया, अगर कोई स्थिर पिंड है उसी से अगर समान द्रव्यमान का दूसरा पिंड आके टकराता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जैसे मान लिया कि दो पिंड है, एक पिंड ए है एक पिंड बी है। पिंड ए 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है और पिंड बी जो कि पिंड ए है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आ रहा है और पिंड बी है वो स्थिर है, लेकिन दोनों के द्रव्यमान समान है। तो टक्कर के बाद क्या होगा कि पिंड ए तो स्थिर हो जाएगा, पिंड बी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या होगा, गतिमान हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, एक ऑब्जेक्टिव अच्छा क्वेश्चन इस पर बन जाता है।